हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ होंगे पढ़ने में व्यस्त होंगे। तो एस्को के बारे में हम लोग पिछले पार्ट में देख लिया था। अब अगला उसका सांद्रण देखते हैं, यानी एस्को का सांद्रण। तो अगला टॉपिक है आपका एस्को का सांद्रण। इसमें देखते हैं यानी एस का सांद्रण कैसे किया जाता है। एस का सांद्रण करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम एस्को में जो उपस्थित अशुद्धियां होती है उसको दूर किया जाता है इस विधि द्वारा। यानी एस्को में उपस्थित अनावश्यक अशुद्धियां जैसे मिट्टी, रेत, कंकड़, बालू, पत्थर, ये सारी चीजें अशुद्धियां होती हैं जिसे हम लोग सांद्रण विधि द्वारा अलग करते हैं। यानी एस से अनावश्यक अशुद्धियों जैसे मिट्टी, रेत, चट्टान आदि को हटाकर धातु की मात्रा बढ़ाने की प्रक्रिया को ही एस का सांद्रण कहते हैं। एस के सांद्रण की 3 विधियां हैं, जिनमें से सबसे इम्पोर्टेंट 2 विधियां हैं। एक है झाग प्लवन विधि और दूसरा है चुंबकीय पृथक्करण विधि। ये दोनों बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है और इनको अच्छे से तैयार करें आप। तो हम तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं, अगला टॉपिक आपका विधियां। पहला गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। इस विधि में क्या करते हैं, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि में हम अयस्कों को बारीक पीस लेते हैं। पीसने के बाद इसे एक टैंक या तालाब में क्या करते हैं, पानी के धारा में इसको धुलते हैं, जिससे इसमें उपस्थित अशुद्धियां जो होती हैं पानी के साथ बह जाती हैं और हमें धातु प्राप्त हो जाता है। तो देखिए इसमें है क्या, लिखना क्या है आपको कि अयस्क में अयस्क के सांद्रण की इस विधि में भारी अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, जिसमें महीन पीसे हुए अयस्कों के चूर्ण को पानी से भरे टैंक या तालाब में खूब हिलाते हैं, जिससे भारी अयस्क के कण नीचे बैठ जाते हैं और हल्की अशुद्धियां पानी के साथ बह जाती हैं। इस प्रक्रिया को गुरुत्वीय पृथक्करण विधि कहते हैं। तो ये आप लिख सकते हैं, अपने समझ करके भी इसको आप लिख सकते हैं कि सबसे पहला काम क्या किया जाता है, अयस्क को बारीक पीस लिया जाता है। उसके बाद उसको एक चीज में बांध करके, बोरा या कोई ऐसा चीज ले लिया जाता है, चूंकि भारी मात्रा में होते हैं तो इसके लिए अलग विधि की जाती है। उसमें भर करके तालाब या जल के प्रवाह में इसको रख करके हिलाया जाता है, ताकि इसमें जो हल्की अशुद्धियां होती हैं पानी के बहाव के साथ बह जाती हैं और हमें अधिक मात्रा में धातु यानी अशुद्धियां निकलने के बाद आपका जो धातु होता है वो प्राप्त हो जाता है। ठीक, तो एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, इसमें जो आपका है हेमेटाइट का इस्तेमाल किया जाता है, कैसीटेराइट का इस्तेमाल होता है और सोना। ये सारी चीज इसके उदाहरण है जिसका हम इस विधि द्वारा क्या कहते हैं, सांद्रण करते हैं। अगला टॉपिक है आपका झाग प्लवन विधि। झाग प्लवन विधि में क्या करते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम 2026 का, जिसमें क्या करते हैं, एक बड़ा सा टैंक लेते हैं, उस टैंक में हम जल भरते हैं, पानी लेते हैं और उसमें तेल मिलाया जाता है। इन दोनों को मिला करके इसमें हम आयस को डाल देते हैं और उसको एक पाइप होती है जो पोरस होती है, यानी छिद्र युक्त पाइप होती है, जिसमें किसी द्वारा हम इसमें हवा प्रवाहित करते हैं। जब हवा प्रवाहित करेंगे तो अयस्क जो होगा उसमें जो अशुद्धियां होती हैं वो पानी के साथ रिएक्ट हो जाएंगी, पानी के साथ क्रिया करके भीग जाती हैं और तली में जाकर के नीचे बैठ जाती हैं। जबकि उसमें जो अयस्क, जो सल्फाइड अयस्क, मोस्टली इसमें हम सल्फाइड अयस्कों का ही शोधन करते हैं, तो सल्फाइड अयस्क जो होते हैं वो तेल के साथ भीग जाते हैं और भीगने के यानी कि गीले होकर के वो सरफेस यानी कि ऊपरी सरफेस पे आके इकट्ठा हो जाते हैं, यानी झाग के रूप में, और इस झाग को हम अलग कर लेते हैं। तो इसमें जो हम लोग क्या करते हैं, अयस्क को इस पानी में भिगोते हैं, उसके बाद हवा प्रवाहित करेंगे, जिससे उसमें झाग उत्पन्न होगा और झाग सल्फाइड अयस्कों के साथ मिल जाएगा और मिल करके ऊपर आ जाते हैं। इस तरीके से इसको हम अलग कर लेते हैं। तो ये प्रोसेस होती है। तो देखिए इसमें है क्या, लिखना क्या है आपको कि इस विधि में सल्फाइड अयस्कों को जब पानी और तेल के मिश्रण में डालते हैं तो सल्फाइड अयस्क के कण झाग के रूप में ऊपरी सतह पर आ जाते हैं तथा अशुद्धियां नीचे तली में बैठ जाती हैं। इस विधि को झाग प्लवन विधि कहते हैं। मुख्य बिंदु इसमें याद रखना है, जिससे आप आसानी से समझ करके भी अपनी भाषा में लिख सकते हैं। क्या है, पहला पॉइंट है कि सल्फाइड अयस्क तेल से भीग या गीले हो जाते हैं, यानी ये तेल के साथ जब भीग जाएंगे तो ये क्या करते हैं, झाग बन के ऊपर आ जाते हैं। दूसरा कहेंगे यानी अशुद्धियां जो होती है पानी से गीली होती है, यानी पानी के साथ वो रिएक्ट होंगी और पानी के साथ रिएक्ट होने पर ये तली में जाकर के नीचे बैठ जाती है और क्षिपित हो जाती है। तीसरा पॉइंट है कि हवा फूंकने पर तेल लेपित अयस्क झाग के साथ ऊपर आ जाता है। जब आप उसमें हवा प्रवाहित करेंगे तो जो अयस्क होंगे सल्फाइड वो तेल के साथ जुड़ जाएंगे और झाग बनाएंगे और ये झाग ऊपर आके सरफेस पे इकट्ठा होने लगते हैं। फिर इसको हम छान के अलग कर लेते हैं। तो ये प्रोसेस होती है फेन प्लवन विधि में। इसके द्वारा हम किसका शोध मतलब सांद्रण करते हैं, फेन प्लवन विधि द्वारा। तो इसमें आप याद रखेंगे कॉपर पायराइट हो जाता है, जिंक ब्लेड होता है और उसके बाद में आपका गैलेना होता है। ठीक है, यानी कॉपर पायराइट सूत्र याद रखेंगे CuFeS2, जिंक ब्लेंड जो होता है ZnS यानी कि जिंक सल्फाइड, और गैलेना यानी कि लेड सल्फाइड। ये 3 में से 2 जरूर याद रखें, वैसे तीनों याद रखें ज्यादा बेहतर है। अगला टॉपिक देखते हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि। ये विधि क्या है, सिंपल है।
नाम से क्लियर हो रहा है कि चुंबकीय पृथक्करण विधि, यानी इसमें ऐसे अयस्कों का शोधन करेंगे जो चुंबकीय गुण रखते हैं, यानी कि जिसमें चुंबकीय गुण होता है, जिन अयस्कों में चुंबकीय प्रॉपर्टी पाई जाएगी उन अयस्कों का शोधन हम इस विधि के द्वारा करते हैं। इसमें क्या करते हैं, एक रोलर होता है जो चुंबकीय गुण रखते हैं, एक ऐसे ही नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है। ये रोलर आपका जो होता है मैग्नेटिक रोलर होता है और इस पे एक पट्टा लगा होता है। इसी पट्टे पे हम क्या करते हैं, चुंबकीय अयस्क को डालते हैं, जिससे ये चलता है तो इसमें काफी स्पीड में चलेगा, तो जिससे चुंबकीय गुण होगा वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होने के कारण इसके करीब में गिरेगा, और जो नॉन मैग्नेटिक होगा जिसमें अचुंबकीय गुण होगा वो क्या होता है, इस रोलर से दूर चला जाता है। इस तरीके से चुंबकीय अयस्क वाले जो धातु होंगे वो यहाँ पे इकट्ठा होने लगते हैं। तो क्या है इसमें कि इस विधि में चुंबकीय अयस्क को अचुंबकीय अशुद्धियों से चुंबक या विद्युत चुंबक की सहायता से अलग किया जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम चुंबकीय पृथक्करण विधि कहते हैं। मुख्य बिंदु क्या याद रखने इसमें, कि इसमें कुछ अयस्क ऐसे होते हैं, मतलब होंगे जो चुंबकीय गुण होते हैं, यानी अयस्कों में क्या होगा, चुंबकीय गुण होगा। गैंग सामान्यतः अचुंबकीय होंगे और चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय कण आकर्षित हो जाते हैं, यानी कि ये चुंबकीय क्षेत्र होता है जिसमें चुंबकीय अयस्क जो होते हैं वो इसकी तरफ आकर्षित होंगे और इसके नजदीक रहेंगे, और जो अचुंबकीय नॉन मैग्नेटिक होंगे वो इससे दूर हो जाता है। तो इस तरीके से चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा हम चुंबकीय अयस्कों का शोधन करते हैं। आगे इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि इसमें हम लोग जो इस विधि द्वारा जिसका हम अयस्कों का शोधन करते हैं वो आपका हो जाता है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और क्रोमाइट हो जाता है। सूत्र याद रखेंगे, मैग्नेटाइट Fe3O4 होता है, हेमेटाइट Fe2O3 होता है और क्रोमाइट जो होता है FeCr2O4 हो जाता है। तो ये आपके उदाहरण है जिसको आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं गालक क्या होता है। गालक यानी गलाने वाला कोई पदार्थ, यानी यहाँ पे ऐसे पदार्थ होंगे जो अशुद्धियों को गलाने का काम करते हैं, उनके साथ रिएक्ट करके स्लैग बना लेते हैं, यानी धातुमल बनाते हैं। तो गालक होते क्या है, देखिए गालक वे पदार्थ होते हैं जो धातु निष्कर्षण के समय अयस्क के साथ मिलाए जाते हैं, जिससे अशुद्धियां यानी गैंग रासायनिक अपक्रिया करके उन्हें द्रवित करके धातुओं से अलग कर देते हैं, गालक कहलाते हैं। यानी अयस्क में जो अशुद्धियां होंगी वो गालक के साथ क्रिया करेंगी और उनको अलग कर देंगे और इस तरीके से धातु अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाता है। जैसे इसके कार्य क्या है, गालक का कार्य होता है गैंग को स्लैग में बदलना, स्लैग का मतलब धातुमल। दूसरा, धातु को शुद्ध रूप में अलग करना इसका कार्य होता है, और गलनांक कम कर देना, यानी कि जो आपका गलनांक होता है उसको घटा देता है। आगे देखते हैं गालक के प्रकार। अगर गालक के प्रकार की बात करें तो गालक दो प्रकार के होते हैं, एक अम्लीय गालक होता है और एक क्षारीय गालक होता है। अम्लीय गालक क्या होता है, सिलिका, यानी सिलिका का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, जब गैंग में क्षारीय अशुद्धियां होती हैं तो उनको हटाने के लिए हम अम्लीय गालक का इस्तेमाल करते हैं। सेम अगर हम क्षारीय गालक की बात करें तो क्षारीय गालक का उपयोग हम तब करते हैं जब अयस्क में अम्लीय अशुद्धियां होती हैं। जब अयस्क में अम्लीय अशुद्धियां होती हैं तो उसमें हम क्षारीय गालक का इस्तेमाल करते हैं। देखिए उदाहरण के तौर अम्लीय गालक का उदाहरण आपका सिलिका हो जाता है, यानी SiO2 हो जाता है। जब गैंग क्षारीय हो तो उसमें अम्लीय गालक का उपयोग करते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, आप सिलिका मिला देंगे तो कैल्शियम सिलिकेट बनेगा जो कि धातुमल होता है, जिसे हम लोग स्लैग भी कहते हैं। जबकि क्षारीय गालक की अगर हम बात करें तो क्षारीय गालक जो होता है चूना होता है, यानी CaO कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, चूना पत्थर होता है जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। अगर हम इसका उपयोग करते हैं तो जब गैंग अम्लीय होता है, यानी जब गैंग अम्लीय हो तो उसमें हम क्षारीय गालक का उपयोग करते हैं। जैसे सिलिका है आपका, तो सिलिका अम्लीय गालक होता है, यानी अम्लीय अशुद्धियां होती हैं तो इसके लिए हम लोग क्षारीय गालक का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। ये क्रिया करेगा तो धातुमल के रूप में कैल्शियम सिलिकेट निकाल देता है और इस तरीके से क्षारीय गालक काम करता है। आगे निस्तापन क्रिया क्या होती है। निस्तापन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसका उपयोग हम लोग अयस्क में नमी और जो ऐसी वाष्पशील अशुद्धियां होती हैं उसको दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इस प्रक्रिया में सांद्रित अयस्क को सीमित वायु में करते हैं, यानी गर्म किया जाता है, परंतु उसे पिघलने नहीं दिया जाता है, जिससे अयस्क में उपस्थित नमी, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य वाष्पशील अशुद्धियां निकल जाती हैं, यानी निकल जाए और अयस्क ऑक्साइड में बदल जाते हैं। यानी यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं निस्तापन क्रिया में, कि निस्तापन क्रिया में हम लोग करते हैं अयस्क को एक निश्चित वायु की मात्रा में गर्म किया जाता है, परंतु याद ये रखना है आपको कि यहाँ पे अयस्क को पिघलने नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो अयस्क को पिघलने नहीं दिया जाता है, जिसके कारण उसमें उपस्थित जो अशुद्धियां होती हैं वो वाष्प के रूप में बाहर निकल जाती हैं और इस प्रकार अयस्क जो होता है वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ये क्रिया होती है निस्तापन की। आगे एग्जाम्पल अगर देखें निस्तापन का, तो जैसे यहाँ पे है जिंक कार्बोनेट है, जिंक कार्बोनेट को जो हम गर्म करेंगे निस्तापन क्रिया द्वारा तो ये जिंक ऑक्साइड और कार्बोनेट में बदल जाता है।
कार्बन डाइऑक्साइड वाष्प के रूप में आपका निकल जाएगा, यानी गैस के रूप में निकल जाएगा। इसी तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। सेम अगर हम बॉक्साइट लेते हैं Al2O3.2H2O, ये बॉक्साइट का सूत्र होता है। इसको जो हम गर्म करेंगे तो ये बनाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड, यानी इसे हम एल्यूमिना कहते हैं, और जल वाष्प के रूप में बाहर निकल जाएगा और हमें एल्यूमिना प्राप्त हो जाता है। तो ये होता है उदाहरण आपका निस्तापन के लिए। भर्जन प्रक्रिया क्या होती है? भर्जन भी आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। निस्तापन, भर्जन और प्रगलन, ये तीनों याद रखेंगे। तो भर्जन में क्या होता है कि इस प्रक्रिया में अयस्क को अधिक वायु की नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में अधिक ताप पर बिना पिघलाए गर्म करते हैं। यानी अयस्क को क्या करेंगे? बिना पिघलाए गर्म करके करने की क्रिया को ही हम भर्जन कहते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, अधिक वायु की उपस्थिति होगी लेकिन नियंत्रित रखना है आपको, नियंत्रित मात्रा रहती है, और अयस्क को बिना पिघलाए ही हम लोग क्या करते हैं? गर्म करते हैं, जिससे इसमें भी जो अशुद्धियां होती है वो वाष्प के रूप में निकल जाती हैं। यह प्रक्रिया जो कराई जाती है वो प्रावर्तनी भट्ठी में कराई जाती है। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो भर्जन की क्रिया होती है वो किस भट्ठी में कराई जाती है। तो याद रखिए, भर्जन की क्रिया जो होती है वो आपका प्रावर्तनी भट्ठी में कराई जाती है। वाष्पशील अशुद्धियां इसमें निकल जाएंगी और जो आपका अयस्क होगा वो ऑक्साइड में बदल जाएगा। तो निस्तापन और भर्जन सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, याद रखेंगे। अगला टॉपिक इसका उदाहरण हो जाता है, उदाहरण भी याद रखेंगे। सेम उदाहरण आपका आपका होता है जिंक कार्बोनेट गर्म करेंगे, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा और आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। उसी तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे, भर्जन करेंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। तीसरा एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, हाइड्रोक्साइड है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को जब गर्म करेंगे तो एल्यूमिना बनेगा और जल बन जाता है, जल वाष्प के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो ये प्रोसेस होती है। तीसरा और लास्ट है आपका ये प्रगलन, जो बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रगलन भी पूछा जाता है। प्रगलन मतलब गलाना। यहाँ पे क्या किया जाता है कि यहाँ पे हम लोग करते हैं, प्रगलन वह प्रक्रिया है जिसमें अयस्क को उचित गालक तथा कोक के साथ मिलाकर उसके गलनांक से अधिक ताप पर गर्म करने या गर्म करके गलाने की प्रक्रिया को हम लोग प्रगलन कहते हैं। यानी यहाँ पे अधिक ताप पर, अयस्क से अधिक ताप पर हम उसमें कोक या कोयला मिला करके उसको गर्म करते हैं, जिससे वो पिघल जाता है और पिघल करके ये क्या करता है, यहाँ से धातुओं से अलग हो जाता है। यहाँ पे कोक जो है आपका वो अपचायक की तरह कार्य करता है। इस से अयस्क का अपचयन हो जाता है और शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। एक याद पॉइंट रखेंगे, जो इसमें डार्क क्या है वो मेन पॉइंट है, उसी को आपको ध्यान रखना है। यानी प्रगलन वह प्रक्रिया है जिसमें अयस्क को उचित गालक, यानी यहाँ पे गालक लिया जाएगा और उसके साथ हम लोग क्या लेते हैं? कोक लेते हैं, के साथ मिला करके उसके गलनांक और गलनांक से, उसके गलनांक से नीचे अधिक ताप पर, गलनांक से अधिक ताप पर गर्म करके गलाने की क्रिया को ही हम लोग प्रगलन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोक होगा वो आप रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, यानी अपचायक की तरह काम करेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इसमें इस क्रिया में अपचयन होता है। अब यह प्रक्रिया वात्या भट्ठी में कराई जाती है, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है कि प्रगलन क्रिया किसमें कराई जाती है। तो याद रखेंगे, प्रगलन क्रिया जो होती है वो वात्या भट्ठी में कराई जाती है। इस प्रक्रिया में अशुद्धियां गालक के साथ मिलकर धातुमल बना लेते हैं। यानी इसमें जो गालक होगा वो आपका कोक और गालक आपस में मिल करके अशुद्धियों को स्लैग में बदल देती हैं। तो ये होता है प्रगलन का प्रोसेस। एग्जाम्पल याद रखेंगे कि लौह अयस्कों का प्रगलन किया जाता है, यानी कि यहाँ पे Fe2O3 जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्रिया करेगा तो आयरन अलग हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये अपचायक का कार्य करता है। तांबे के साथ अगर हम इसकी क्रिया कराते हैं, यानी कि तांबे के ऑक्साइड, ठीक है, तांबे के ऑक्साइड के साथ का प्रगलन जब करते हैं तो हम क्रिया कराएंगे, ये हो जाता है आपका Cu2O, यानी क्यूप्रिक ऑक्साइड जब कॉपर सल्फाइड के साथ क्रिया करेगा तो कॉपर अलग हो जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो जाता है। इसी तरह जिंक ऑक्साइड का जब प्रगलन कराते हैं तो जिंक ऑक्साइड क्रिया करेगा कोक के साथ और जिंक अलग हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड वाष्प के रूप में निकल जाती है। तो ये प्रोसेस होती है। अब गालक क्या होता है? तो गालक भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि गालक भी पूछा जाता है कि गालक किससे कहते हैं। तो गालक क्या होता है कि गालक वे पदार्थ होते हैं जिसे अयस्क में मिलाने पर अयस्क में उपस्थित अशुद्धियां यानी गैंग से उच्च ताप पर क्रिया करके सरलता से उससे धातुमल यानी स्लैग में बदल देता है। यानी कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों के साथ गालक क्रिया करेगा और उन्हें धातुमल में बदलने का कार्य करता है, और इस तरीके से जब धातुमल अलग हो जाएगा तो आपको शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगा। तो ये प्रोसेस होती है गालक के लिए, इसी को हम गालक कहते हैं। धातुमल यानी गालक प्लस अशुद्धियां मिल करके क्या बनाएंगे? धातुमल बनाती है, इसी को हम स्लैग कहते हैं इंग्लिश में।
आगे गालक के प्रकार, तो गालक भी दो प्रकार के होते हैं, पहले भी अभी बताया, तो ये भी याद रखिए। गालक दो कौन होते हैं, एक अम्लीय गालक होता है, एक क्षारीय गालक होता है। क्षारीय गालक के लिए हम लोग यानी क्या लिखते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। तो क्षारीय गालक का जो उपयोग किया जाता है वो अम्लीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए किया जाता है, जबकि अम्लीय गालक जो होते हैं सिलिका, क्षारीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम अम्लीय गालक का इस्तेमाल करते हैं। तो एग्जाम्पल के साथ याद रखेंगे, पूछा जाता है एग्जाम में। अब लास्ट टॉपिक है आपका मिश्र धातु। मिश्र धातु क्या होता है, तो मिश्र धातु मतलब दो या दो से अधिक धातु या एक धातु और दूसरा अधातु को मिला करके एक निश्चित अनुपात में मिलाएंगे, और मिलाने के बाद एक समांगी मिश्रण बनेगा, और इसी समांगी मिश्रण को हम लोग मिश्र धातु कहते हैं। यानी जब दो या दो से अधिक धातुओं को या किसी धातु को किसी अधातु के साथ निश्चित अनुपात में मिलाकर बनाया गया समांगी मिश्रण मिश्र धातु कहलाते हैं। इसे हम मिश्रित भी कहते हैं। ठीक है, मिश्र धातु के गुण प्रायः शुद्ध धातुओं से अधिक उपयोगी होते हैं, मतलब हम लोग जितना इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर मिश्र धातुओं का ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे इनका क्या प्रॉपर्टी क्या हो जाती है कि ये अधिक कठोर होते हैं, रिजिडिटी ज्यादा होती है इसमें। दूसरा मजबूती यानी सॉलिड होते हैं, और तीसरा इसमें जंग लगने से बचता है, इसमें जल्दी जंग नहीं लगता है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है, याद रखेंगे इस धातुओं का। अब उदाहरण के तौर पे देखें, जैसे पीतल है, ज्यादातर घरों में इस पीतल का भी इस्तेमाल, पीतल के बर्तन का इस्तेमाल किया जाता है। कांसा होता है, इस्पात स्टील का इस्तेमाल करते हैं, गैस चूल्हा वगैरह रहता है आपका। उसके अलावा टाका यानी शोल्डर होता है, और गन मेटल का इस्तेमाल किया जाता है। ये गन मेटल जो होता है ये भी आपका मिश्र धातु होता है। तो पीतल का मिश्रण यानी कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, पीतल में किन किन तत्वों का संगठन होता है, यानी किन किन चीजों से मिलकर के बना होता है। तो याद रखें, जो पीतल होता है यानी जिसे ब्रास कहते हैं, कापर का 80% तथा जिंक 20% से मिला करके हम लोग पीतल का निर्माण करते हैं। दूसरा आपका कांसा होता है जिसे ब्रॉन्ज कहते हैं, इसमें 88% कापर होता है, और जबकि 12% टिन होता है। तो इनके मिलाने से हमें कांसा प्राप्त होता है। इस्पात में क्या होता है, 98 से लेकर के 99% तक लोहा होता है यानी आयरन होता है। उसके अलावा आपका शेष जो बचता है वो आपका कार्बन मिला दिया जाता है। तो कार्बन के साथ इसका मिक्सर बना करके हम इस्पात का निर्माण करते हैं। अगर हम सोल्डर की बात करें यानी टाका की बात करें, तो टिन और लेड का मिश्रण होता है, जबकि गन मेटल जो होता है वो कापर का 88%, जिंक का 2% और 10% आपका टिन होता है। तो इन तीनों का मिश्रण होकर के बनता है आपका गन मेटल। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।